नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है और यह भूचाल आया है शरद पवार और मोदी जी की मीटिंग के बाद। जी हां, आपको बताएं, शरद पवार दिल्ली में मोदी जी से मिले और मीटिंग लगभग 50 मिनट चली। यूं तो मीटिंग के पहले शरद पवार की तरफ से यानी एनसीपी की तरफ से एक पत्र लिखा गया था मोदी जी को, और उस पत्र में सहकारिता मंत्रालय के लेकर जो बदलाव हुए हैं, सहकारिता मंत्रालय को लेकर जो सोसाइटियों के एक्ट में बदलाव हुआ है, यूं तो पत्र में जिक्र उनका है और यह आग्रह किया गया है केंद्र से कि ये तो राज्यों का मामला है और इसमें केंद्र दखलंदाजी ना करे, आरबीआई को बहुत ज्यादा अधिकार देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर से जो रिपोर्टें आई हैं, शरद पवार ने केवल वो पत्र का सहारा लिया है। अंदर अंदर जो चल रहा है वो महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हां, आपको बताएं, जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि शरद पवार की मोदी जी से जो मीटिंग है, इसके पहले मोदी जी के मिलने के पहले सेमीफाइनल हो चुका है महाराष्ट्र की राजनीति का। और इसमें हुआ है, पहले आप देखेंगे पीयूष गोयल से मुलाकात हुई, जो कि सीनियर लीडर के साथ साथ जोड़ तोड़ के माहिर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। कहीं भी सरकार बनी हो, उसके पहले आप देखेंगे पीयूष गोयल की एक्टिविटी, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, जो मंत्रालय देना है या कुछ भी करना है, उसमें पीयूष गोयल का रोल रहता है। इसी तरह महाराष्ट्र से आते हैं बड़े नेता नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात होती है शरद पवार की। उसके भी पहले याद करिए, कुछ दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद में अमित शाह से मुलाकात करते हैं शरद पवार, और इसकी जानकारी उनके सहयोगी संगठन ना तो कांग्रेस को होती है ना शिवसेना को होती है। संजय राउत उस मुलाकात को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो शरद पवार की बुराई करें या उस पर ऑब्जेक्शन करें, और ये कह देते हैं कि भाई मुझे इस मुलाकात की जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात हुई अहमदाबाद में, जिसको लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुका है। उसके बाद नितिन गडकरी से मुलाकात होती है, जो महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, और वहीं से नेता भी आते हैं। उसके बाद पीयूष गोयल से मुलाकात होती है, और हाल ही में राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनसे भी शरद पवार की मुलाकात होती है। और ये जो मोदी जी की कैबिनेट के सीनियर मंत्री हैं, इन सब से मुलाकात यूं तो कोई ना कोई बहाना बताया गया। जैसे कि राजनाथ सिंह से जब मिले तो ये बताया गया कि कुछ सेना से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कुछ जो विदेश हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, चीन और पाकिस्तान पीओके को लेकर कुछ रणनीति बनाई जा रही है, जिसको लेकर मोदी सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व रक्षा मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, जो देश की विदेश नीति और रक्षा मंत्रालयों से जुड़े हुए मामले हैं। लेकिन यह साधारण बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह जो पूर्व रक्षा मंत्रियों से मिले हैं उसमें वो एक एंटनी से भी मिले हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो मैंने बताया, अमित शाह की मुलाकात, पीयूष गोयल की मुलाकात, नितिन गडकरी की मुलाकात, और अब 50 मिनट तक मोदी जी की मुलाकात का जो चित्र सामने आया है, वो चित्र अपने आप में काफी कुछ बयान कर रहा है। यूं तो इसके पहले उद्धव ठाकरे अपने पुत्र के साथ भी अलग से मिले थे, और आपको बताऊं, उस अलग से मीटिंग में जब वो गठबंधन के नेताओं के साथ गए थे, जिसमें उप मुख्यमंत्री तक शामिल थे, उसके अलावा अलग से 10 मिनट मिले थे उद्धव ठाकरे। तब ये माना जा रहा था कि ये अलग से मिलान क्यों, क्या ऐसी बात की होगी जो गठबंधन के नेताओं के सामने उद्धव ठाकरे नहीं कर सकते, और वो प्रधानमंत्री जी से अलग से मिले। तो उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा था, हमारे जो हैं, हम गठबंधन में अलग हुए हैं लेकिन रिश्ते पुराने हैं, हमारी बात हुई है। वो बात क्या हुई, बनी नहीं बनी, अब इसी पे आप देखिए कि जब यूपीए का चेहरा कोई बनाने की बात आती है, मोदी के मुकाबले की बात आती है, तो संजय राउत एक तरफ बयान देते हैं कि मोदी का मुकाबला करने का यूपीए में कोई चेहरा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ा चेहरा किसको बताते हैं, शरद पवार को। शरद पवार वो चेहरा है, संजय राउत ने कहा, जो मोदी का मुकाबला कर सकता है। अब आपको बताएं, कभी हवा चली और यह भी खबरें आई कि शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं, शरद पवार को यह अच्छी तरह पता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो गठबंधन है, जिसमें अभी तक एनसीपी शामिल नहीं है, कल को अगर शामिल हो भी जाता है तो ऐसे में राष्ट्रपति बनाना वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो भारतीय जनता पार्टी से बाहर का हो।
और इसलिए आपको बताऊं ये संभावनाएं नहीं है, लेकिन अंदर की जो बातें आ रही हैं वो सुप्रिया सूले को लेकर आ रही हैं। एनसीपी के शरद पवार वो देख रहे हैं कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि वो अब सक्रिय राजनीति में उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकते, और इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सूले कहीं ना कहीं केंद्रीय राजनीति में आए। जिसके बाद आपको बता रहा हूं, अभी कुछ ही दिनों पहले जो मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ और जिस तरह से उसमें जो अन्य शिवसेना में रहे हुए और आपको बताएं इसके बाद अब बीजेपी में आए हुए जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो बहुत बड़ा चेहरा इस समय माना जाता है और जिन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार की कई पोल खोलने में अहम भूमिका निभाई थी, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे से लेकर और आज तक जितने घपले घोटाले खुले हैं, जैसे ही महाराष्ट्र के कोटे से उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। और इसमें महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल इस बात से भी आया कि नारायण राणे को केंद्र का मंत्री बना दिया गया। इससे शिवसेना वालों में बड़ी खलबली थी कि कभी शिवसेना में रहे वो व्यक्ति जिसको शिव सैनिकों ने अलग कर दिया, यानी उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के समय में नारायण राणे की एक तूती बोलती थी, बहुत उनके वो काबिल और विश्वसनीय माने जाते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कभी उनको तवज्जो नहीं दी। आज वही शिवसेना का निकला हुआ व्यक्ति जब बीजेपी में आता है, नारायण राणे, उनको भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट का मंत्री बनाया जाता है, जिसको लेकर नारायण राणे के बेटे ने मजाक भी बनाया था शिवसेना का और यह कहा था कि अब तो बरनौल की जरूरत पड़ेगी शिवसेना में। ट्वीट किए गए थे, मजाक किया गया था और अल्टीमेटली शिव सैनिकों को यह लग गया कि बीजेपी से अलग होकर उनको नुकसान के अलावा और कोई हाथ कुछ नहीं लग रहा है। जैसा कि आज की परिस्थिति आप देख लीजिए, शिवसेना का आधार बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जिस तरह की कुव्यवस्था इस समय कोविड को लेकर हुई, जिस तरह से बीएमसी के अंडर में चलने वाले हॉस्पिटल और उनमें कुव्यवस्था का शिकार हुए लोग, सब में आक्रोश है। और बीएमसी का चुनाव आने वाला है जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा माना जाता है कि टारगेट अचीव करने के लिए हर पार्टी कोशिश करती है। वहां शिवसेना का आधार घटता जा रहा है और यह भी लोग कह रहे हैं कि शिवसेना अपनी मुख्य धारा से हटती जा रही है। हाल ही में अभी टीपू सुल्तान को लेकर जिस तरह से एक ब्रिज का नाम रखने की बात हुई और यह माना गया कि हिंदुत्व के मुद्दे को शिवसेना छोड़ती जा रही है, अच्छे खासे शिवसैनिक उससे नाराज हैं और बाला साहब ठाकरे के समय के पुराने शिवसैनिक ये मान रहे हैं, उनका मानना है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ते जा रहे हैं। उनको केवल पोस्ट चाहिए, पद चाहिए और वो पद के मोह में इस शिवसेना का कांग्रेसीकरण करने में लगे हुए हैं। यहां केवल तुष्टीकरण हो रहा है और इसके कारण शिवसेना को नुकसान हो रहा है। जब आप देखिए शिवसेना से राज ठाकरे अलग हुए, यह माना जा रहा था, बहुत सारे शिवसैनिक कह रहे थे कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति है, कट्टर हिंदुत्व वाला व्यक्ति है, वो आगे राजनीति में आएगा तो शिवसैनिक उसके साथ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आज राज ठाकरे को कोई महाराष्ट्र की राजनीति में पूछता नहीं है। एक आध सीट लाए थे, अब बीएमसी में कोई आधार नहीं है। आज की राजनीति में अगर एनसीपी और बीजेपी मिलती हैं और महाराष्ट्र की सरकार गिरती है और बीजेपी की सरकार और एनसीपी की सरकार मिलकर बनी, इसके बाद आप देखिए कि उद्धव ठाकरे का भी हाल राज ठाकरे जैसा होने वाला है। कोई नहीं पूछेगा और जितने घपले घोटाले हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन सब का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो उद्धव ठाकरे है, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि आप देखिए प्रदेश का मुखिया है, एक मुख्यमंत्री कैसे मना कर सकता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस डिपार्टमेंट में जो घपला घोटाला हो रहा था, जिसका खुलासा इंटेलिजेंस की हेड रश्मि शुक्ला ने किया था और उसके बाद राज्य के डीजीपी ने मुख्य सचिव को उसमें लिखा था और होते हुए वो मुख्यमंत्री तक गई थी रिपोर्ट, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 100 करोड़ की उगाही के मामले में जो अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया, जो कि एनसीपी के कोटे से गृह मंत्री थे, उनके इस्तीफे के बाद 1-2 और इस्तीफे हुए और मांग उठ रही थी कि उद्धव ठाकरे को भी नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी नाक के नीचे सचिन वजय नाम का वो सिपाही जो कभी शिवसेना में प्रवक्ता था, वो घपले घोटाले कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। और इतना ही नहीं,
महाराष्ट्र में एक व्यापारी की हत्या के लिए जिम्मेदार है और इस हत्या से पूरा उद्योग जगत नाराज था और यह मान रहा था कि ये जो शिवसेना का सचिन वजय है, दो राय नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे की सह पर काम कर रहा था। ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियों से कैसे पल्ला झाड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बताएं, एनसीपी को लेकर भी अभी नवाब मलिक ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा ये आरएसएस, बीजेपी और एनसीपी नदी के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। उनको पता नहीं है नदी के दो किनारे भी मिल सकते हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो नवाब मलिक कुछ भी कहें, बहरहाल महाराष्ट्र में इस राजनीति में भूचाल आया है मोदी और शरद पवार की मीटिंग का। अगले कुछ दिन में आप देखेंगे ये बड़ा बदलाव आ सकता है। जहां तक मेरे सूत्र हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि केंद्र में सुप्रिया सुले को कोई मंत्रालय मिल सकता है, वहीं महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी बीजेपी को सपोर्ट करके देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना सकती है और शिवसेना हाशिए पर आ जाएगी, कांग्रेस जीरो हो जाएगी। मेन खेल होगा मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में, जिसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है, जिसमें बीजेपी का बढ़ता हुआ आधार आज की डेट में है। सारे सर्वे कह रहे हैं कि अगले चुनाव चाहे तो विधानसभा के हों महाराष्ट्र में, लोकसभा के हों या मुंबई महानगर पालिका के हों, बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब एनसीपी सोच रही है कि किस तरह से वो अपना आधार बचाए। तो बीएमसी के चुनाव को देखते हुए, बीएमसी के चुनाव से पहले एनसीपी बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवंडर ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ये अभी आने वाली रिपोर्ट है और इससे शिवसेना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वंदे मातरम।